प्रो रेसलिंग लीग 2015 में शुरू की गई थी जी। और 2019 में कोरोना आने की वजह से फिर बंद हो गई, क्योंकि कुश्ती बॉडी टू बॉडी वाला गेम है, एकदम बॉडी टू बॉडी टच वाला गेम है। उस जो 4 साल चली है प्रो रेसलिंग लीग, उससे कई हमें नए पहलवान उससे मिले और उनको पहलवानों को एक्सपोजर मिला और उससे पहलवानों को बहुत ही लाभ मिला, उनको आर्थिक लाभ भी मिला जी। इंटरनेशनल पहलवानों से उनकी कुश्ती हुई, उनकी कमी, उनके क्या लूप होल हैं। जब आप किसी पहलवान से लड़ेंगे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, ओलंपियन है, उससे हमारे यहाँ के पहलवान की कुश्ती तो होती नहीं है। नहीं, उससे बहुत बड़ा लाभ मिला। हॉकी के बाद जो सबसे ज़्यादा दबदबा है ओलंपिक खेलों में, क्योंकि ओलंपिक एक तरीके से किसी भी खेल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है, तो उसमें कुश्ती का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुश्ती का 1952 में पहला मेडल आया केडी जाधव का। केडी जाधव। उसके बाद कुछ कारण रहा, जो भी रहा, कुछ मेडल का अभाव हो गया, मतलब कह लीजिए कि आप अकाल पड़ गया। लेकिन 2008 में पहला मेडल आया सुशील कुमार, हाँ, सुशील कुमार का। और 2008 से बाबा की कृपा से अभी तक कोई ओलंपिक खाली नहीं गया है। कोई भी गेम हिंदुस्तान का हो, लगातार 5 ओलंपिक में लगातार मेडल नहीं दिया। आपका फेवरेट इंडियन रेसलर कौन है अगर पूछा जाए? अभी तक अगर देखा जाए तो सुशील पहलवान और योगेश्वर दत्त जी, इन दोनों ने ही कुश्ती को, जो बार बार मैं कहता हूं कि 52 के बाद सुशील पहलवान का मेडल आया। सुशील पहलवान के मेडल आने के बाद हिंदुस्तान की कुश्ती उठी जी, और हिंदुस्तान का के कुश्ती पहलवानों का सौभाग्य था कि उसके बाद माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। और उसमें से किसी का नाम लेना चाहे जो खासतौर से रहे प्रो रेसलिंग लीग की एक उपलब्धि रहे हो? बजरंग पुनिया ही थे प्रो रेसलिंग लीग से। अच्छा। रवि दहिया थे। अच्छा। ये लोग का एक्सपोजर प्रो रेसलिंग लीग में ही मिला। बहुत सारे पहलवानों ने प्रोटेस्ट भी किया था, तो क्या वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कहीं कोई भेदभाव? जो पहलवान प्रतिबंधित नहीं है जी, अगर जैसे जिसके ऊपर, किसी के ऊपर डोप का है, किसी का कुछ है, जो पहलवान प्रतिबंधित नहीं है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट क्या आगे चल करके हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट जो है पूर्वांचल में भी आएंगे? खासतौर से बनारस के लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं और फिर उसके बाद खेल प्रबंधन में जाते हैं, चाहे क्रिकेट में देखे, कबड्डी में देखे, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप खेल में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं एक अच्छे प्रशासक के तौर पे, अब राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से मतलब आपको आया? क्या सोच है इसके पीछे, अगर बताएं? और उसमें भी जो आपने कदम उठाया वो बहुत सोचा समझा उठाया, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ खेल है और आपने जो चुनाव भी चुना है वो युवाओं का चुनाव चुना है, MLC स्नातक वाला। तो ये किस तरीके से फिर इसके बाद जब चुनाव में तो आना है, फिर ये चुनाव में आना है, इसके पीछे की क्या सोच थी? कैसे? पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है जी, और दुर्भाग्य रहा है कि इससे पहले जो भी स्नातक के प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के बारे में कुछ भी नहीं किया। वो चाहे भाजपा से हुए हो, चाहे किसी भी पार्टी से हुए, सपा से हो, किसी, सबके लिए बोले। तो उन्होंने कभी किसी स्नातक न तो गोष्ठी किया स्नातक के लोगों से, न तो युवाओं के लिए कुछ किया। कि पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो युवाओं को थोड़ा सा हाशिए पे रखा गया है। यहाँ पे धर्म की बात होती है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, यहाँ पे राजनीति होती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन युवाओं को अगर आज भी रोजगार के लिए अच्छे रोजगार के ऑप्शन देखना है या उच्च शिक्षा देखना है, तो या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे राज्यों में जाना पड़ता है। तो वो चीज़ तो है जो आपने बोला कि युवाओं को उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, तो इस पे आपका क्या विचार रहेगा, क्या फोकस रहेगा? हम युवाओं को फोकस करेंगे। युवाओं की एक गोष्ठी किया जाएगा, जिले 8 जिले, इसमें 8 जिले के युवाओं को जुटाया जाएगा। अभी भी जुट रहे हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, उनको जुटाया जाएगा। उनसे उनको क्या उनके अंदर कमी है, कैसे उनको रोजगार दिया जाए, कैसे उनको व्यवसाय दिया जाए, इन सब चीज़ों पे उनसे विचार लेकर के उसको सरकार के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। यही सब अपने रोड मैप है जी। और बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर के राज्यों में जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है और आगे किस तरीके से कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये पलायन रुके? देखिए, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना जी का धरातल पे अमल कराना मेरे पहली प्राथमिकता रहेगी। उनको छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराना, और सरकार ने जो स्टार्टअप योजना उनको रोजगार देने के लिए शुरू किया है उसका इम्प्लीमेंट कराना इस पूर्वांचल में। नमस्कार,
स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं कुश्ती से, क्योंकि भारत में कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं, मिट्टी से निकली हुई पहचान है। और अब कुश्ती एक बड़े रूप में प्रो रेसलिंग लीग के माध्यम से भारत में फिर से वापस आ रही है। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष माननीय संजय सिंह बबलू जी से। उनसे हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, खास तौर से जो 300 पहलवान आ रहे विश्व भर से, उसमें महिलाओं को बराबरी का एक तरीके से पार्टिसिपेशन दिया गया है, और उनके एमएलसी चुनाव के बारे में जो वाराणसी खंड से वो लड़ने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं माननीय संजय सिंह बबलू जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि प्रो रेसलिंग लीग एक लंबे गैप के बाद वापस आ रहा है। तो किस तरीके की तैयारी है, क्या एज एन ऑडियंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहलवान क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर उसके बारे में एक जानकारी दें। प्रो रेसलिंग लीग 2015 में शुरू की गई थी जी, और 2019 में कोरोना आने की वजह से फिर बंद हो गई, क्योंकि कुश्ती बॉडी टू बॉडी वाला गेम है, एकदम बॉडी टू बॉडी टच वाला गेम है। उस जो 4 साल चली है प्रो रेसलिंग लीग, उससे कई हमें नए पहलवान उससे मिले जी, और उनको पहलवानों को एक्सपोजर मिला, और उससे पहलवानों को बहुत ही लाभ मिला, उनको आर्थिक लाभ भी मिला जी। इंटरनेशनल पहलवानों से उनकी कुश्ती हुई, तो उनकी कमी, उनके क्या लूप होल हैं। जब आप किसी पहलवान से लड़ेंगे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, ओलंपियन है, उससे हमारे यहाँ के पहलवान की कुश्ती तो होती नहीं है, नहीं। तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिला। उसी प्रो रेसलिंग लीग का लाभ था, जो कि ये ओलंपिक नहीं, इसके पहले ओलंपिक में जो थे हमारे जी, 4 मेडल मतलब पक्के थे। अच्छा। और आप लोग देखे होंगे दीपक पुनिया की कुश्ती, लास्ट मोमेंट में आकर के लास्ट 4 सेकंड में उसने पॉइंट दे दिया था, जी, तो वो उसी का लाभ था। जी। और देखा जाए तो अगर एक हॉकी के बाद जो सबसे ज़्यादा दबदबा है ओलंपिक खेलों में, क्योंकि ओलंपिक एक तरीके से किसी भी खेल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है, तो उसमें कुश्ती का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुश्ती का 1952 में पहला मेडल आया केटी जाधव का। केटी जाधव। उसके बाद कुछ कारण रहा, जो भी रहा, कुछ मेडल का अभाव हो गया, मतलब कह लीजिए कि आप अकाल पड़ गया। लेकिन 2008 में पहला मेडल आया सुशील कुमार। हाँ, सुशील कुमार का। और 2008 से बाबा की कृपा से अभी तक कोई ओलंपिक खाली नहीं गया है। कोई भी गेम हिंदुस्तान का हो, लगातार 5 ओलंपिक में लगातार मेडल नहीं दिया है जी। तो इसलिए कुश्ती का आप दबदबा कह लीजिए या बाबा की कृपा कह लीजिए, अभी भी सबसे ऊपर है कुश्ती ओलंपिक में। आपने बोला कि कुछ बड़े खिलाड़ी और स्टार उभर के आए प्रो रेसलिंग लीग से, अगर उसमें से किसी का नाम लेना चाहे जो खासतौर से रहे प्रो रेसलिंग लीग की एक उपलब्धि रहे हो। बजरंग पुनिया ही थे प्रो रेसलिंग लीग से। अच्छा। रवि दहिया थे। अच्छा। ये लोग का एक्सपोजर प्रो रेसलिंग लीग में ही मिला। ओके। पिछली बार जो प्रो रेसलिंग लीग हुआ था उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी कि पेमेंट्स को लेकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी था डिले हुए थे, कुछ शिकायतें आई थी जिनको कि आयोजक से मिल करके उसको दूर करा दिया गया था। पेमेंट रुका नहीं था किसी का, पेमेंट में थोड़ा सा डिले हुआ था, जिनको आयोजक से कह करके उसको फिर पेमेंट करा दिया गया था। तो इस बार वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हाँ, WFI अपने पास इसीलिए रख रहा है कि बिना वजह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। पैसा सबको मिलता ही है, किसी को आगे मिलता है, किसी को पीछे मिलता है, तो इसलिए वो सब है कि इस बार उस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने पाई। जी। प्रो रेसलिंग लीग के पार्टिसिपेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बहुत सारे पहलवानों ने प्रोटेस्ट भी किया था, तो क्या वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कहीं कोई भेदभाव? जो पहलवान प्रतिबंधित नहीं है जी, अगर जैसे जिसके ऊपर किसी के ऊपर डोप का है, किसी का कुछ है, जो पहलवान प्रतिबंधित नहीं है तो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब 300 पहलवानों की लिस्ट आ चुकी है। जो पार्टिसिपेशन अप्लाई करने का डेट था वो बीत चुकी है जी। तो अभी तक 300 पहलवानों का आया है, और हमारे तरह हम WFI और सबके तरफ से सबके लगा दिया गया है। किसी की वैल्यू 3 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की जो मतलब जो जिसका उसके लेवल से बेस प्राइस लगाएगा, उसके बाद उसके बाद जो लगेगा। तो अब कोई नया खिलाड़ी नहीं आ सकता। जो अब 300 आए हैं, इन्हीं 300 में से 3 तारीख को दिल्ली में ऑक्शन है। अच्छा। 6 टीम बनाई गई हैं, 6 टीम के लोग दिल्ली में ऑक्शन है, तो उसमें किसी को नहीं पर ओपन किया गया था, जिसकी इच्छा हुई उसने अपना अप्लाई किया।
तो कुछ ऐसे पहलवान भी हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो लोग भी अपना नाम दिए हुए। प्रोटेस्ट में मेन रूप से 4 ही पहलवान थे। साक्षी मलिक थी जी, जो कुश्ती से संन्यास ले लिया है। बजरंग पुनिया पे ऑलरेडी प्रतिबंध है जी 4 साल का उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उनको हम खिला नहीं सकते। जी विनेश फोगाट ने अप्लाई नहीं किया है, जी तो इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। बाकी जितने पहलवान थे हिंदुस्तान के सबने अप्लाई किया, जो भी टॉप के रेसलर्स हैं, लड़के लड़कियां सभी ने अप्लाई किया। विनेश फोगाट ने संन्यास से हाल ही में वापसी लिया है, तो हो सकता है कि इतने जल्दबाजी में तैयारी ना होने की वजह से भी लिया हो। बट ऐसे पहलवान जब दोबारा से अपना संन्यास लेकर के वापस आते हैं, तो आप एज ए कुश्ती संघ अध्यक्ष किस तरीके से देखते हैं? क्या हम स्वागत करते हैं जी भाई। वो हमारे देश के कुश्ती के लिए उन लोगों ने अपना समय दिया है जी, बचपन से लेके अभी तक जो समय दिया है, तो किसी भी पहलवान से हमारी कोई वैमनस्यता नहीं है। वो उनका, हमारा भारतीय कुश्ती संघ के सभी सदस्य उनका स्वागत करते हैं। जो न्यूज था, क्योंकि पैसे वाले पे एक बार फिर से थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मन में संदेह होता है जो नए पहलवान आ रहे हैं या जो नए तरीके से जुड़ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से भारतीय कुश्ती संघ ने भरोसा में लेने का काम किया है कि नहीं, उनको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देकर के अपनी कुश्ती पे फोकस करना है, बाकी चीजें भारतीय कुश्ती संघ ध्यान रखेगी? पहलवानों को पूरा भरोसा है भारतीय कुश्ती संघ पे। उन लोगों ने जो अप्लाई किया है जी, उसी भरोसे पे ही इतने पहलवानों ने अप्लाई किया। और मैं आपके माध्यम से यह गारंटी देता हूं कि किसी भी पहलवानों को पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं, बहुत ही सही चीज है, क्योंकि वो भले एक उतना महत्वपूर्ण पहलू नहीं है खिलाड़ी के लिए, उनके लिए जीत और हार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो ऐसा चीज है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जरूर देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो भी खिलाड़ी आ रहा है वो पैसे के लिए नहीं, पैसा तो मान लीजिए एक सेकेंडरी चीज है। जी, जी। इसमें जो उसको एक्सपोजर मिलेगा वो बहुत बड़ा। अगर हमारा कोई 4th रैंक का पहलवान है जी, और किसी ओलंपियन को वहां पछाड़ देता है, तो उसको जो एक्सपोजर मिलेगा वो 10-20 लाख रुपए से बहुत बड़ी चीज होगी। उसका जो मनोबल बढ़ेगा कि हम तो यहाँ इनको हरा ले रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं हरा लेंगे। जी, तो उससे समझ लीजिए कि कुश्ती बहुत ही आगे जाएगी। जो इस बार का सबसे खास है, एक वो भी देखा जा रहा है कि महिला पहलवानों को लगभग बराबरी का हिस्सेदारी दिया गया है। तो ये डिसीजन कैसा था? मतलब कहने के लिए तो वो होना चाहिए, सब लोग बोलते हैं कि नहीं महिलाओं को बराबरी का हक, लेकिन बहुत सारे खेलों में वो चीज इतनी आसानी से नहीं मिलता है। हमारे यहाँ क्या है कि अभी हमारे यहाँ महिला कुश्ती टॉप पे है जी। अभी पिछले साल का भी अंडर 23 का वर्ल्ड चैंपियनशिप और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पिछले साल की जी, लड़कियों हिंदुस्तान में आई है, चैंपियनशिप आई है हिंदुस्तान में। तो इसी सब को देखते हुए महिला कुश्ती को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, दोनों कुश्ती को हम लोगों ने इस बार बराबर कर दिया है। नहीं, बहुत ही सही है और सराहनीय है एक तरीके से, क्योंकि महिलाओं को लोग बात तो करते हैं लेकिन हर जगह पे वो बराबरी का शायद हक नहीं मिलता है, जो कि भारतीय कुश्ती संघ बहुत ही बढ़ चढ़ करके कर रहा है। तो हो सकता है दूसरे खेलों को भी इससे एक सीख मिले। 300 से ज्यादा पहलवानों के नाम ऑक्शन में दिए गए हैं, तो इसमें इंडियन रेसलर्स के लिए कैसे ध्यान में रखा गया है जो कॉम्बिनेशन बनेगा? अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। हालांकि मैंने पढ़ा हुआ तो है, बट अगर आप बताएंगे तो उसे थोड़ा। इसमें वही है जो आप पढ़े हैं, सेम चीज वही है कि जो पहलवानों की लिस्ट दे दी जाएगी 6 के 6 टीम लोगों, जो 6 टीम खरीदे हैं जिन लोगों ने जी, और उसमें से उन्हीं को डिसाइड करना है। WFI केवल लिस्ट प्रोवाइड करा देगा पहलवानों की जो है जी, बाकी लेना न लेना ये उन 6 टीम जो बनाई गई है जी। वो 6 टीम के ऊपर निर्भर करता है। उस पर WFI का कोई दबाव नहीं है कि आप इन पहलवान को ले लीजिए, इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, इसका कोई नहीं। और वो भी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर वो लोग उनको लेंगे। जो टीम कॉम्बिनेशन बनेगा, थोड़ा सा टेक्निकल दर्शकों के लिए, कि जो टीम कॉम्बिनेशन बनेगा जैसे 9 प्लेयर्स का बनेगा, तो उसमें कोई लिमिटेशन है कि इंटरनेशनल प्लेयर जैसे IPL में होता है कि मैक्सिमम इतने प्लेयर ही हो सकते हैं, फॉरेन प्लेयर ही किसी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, तो क्या इसमें भी उस तरीके से रखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इतने ही होंगे, बाकी भारतीय खिलाड़ी? ये है कि एक लिमिट बनाई गई है कि इतने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे, इतने राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे, जी, बनाए गए। नहीं, क्योंकि उससे एक जो, क्योंकि भारत का है ये जो लीग है वो भारत का है, भारतीय दर्शक और भारतीय खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, तो ऐसा नहीं हो कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के छाये में आ जाए भारतीय कुश्ती के पहलवान। ये नहीं है। सबसे बड़ी बात कि UWW के मानक नियम के अनुसार ये हो रहा है। अच्छा, UWW के निर्देश पे हो रहा है, सब कुछ उनके उस पे हो रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसमें भारतीय पहलवान रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा भारतीय पहलवानों को एक्सपोजर मिले। नहीं, सही है। जो एक और प्रश्न है कि जो
गांव देहात में या जो छोटे अखाड़ों में प्रैक्टिस करने वाले पहलवान हैं, जो एक तरीके से अभी कोचिंग ले रहे हैं, नौसिखिए पहलवान हैं, वो इस प्रो रेसलिंग लीग को किस तरीके से देखे? एक, भारतीय कुश्ती संघ के हिसाब से, दूसरा कि मतलब उनको भारतीय कुश्ती में किस तरीके से पार्टिसिपेशन मिलेगा और उनके करियर में वो किस तरीके से अभी लाभ जो ग्रास रूट के पहलवान हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, वो उनसे सभी इसको मेरा ये एक संदेश समझ लीजिए या आह्वान समझ लीजिए कि इस प्रो रेसलिंग लीग को देखें जी, और उसके बाद अपनी तैयारी करें। उनको इससे एक अनुभव मिलेगा देखने से, और तैयारी करें, आगे आकर के वो फिर नेशनल, स्टेट, नेशनल इन सब में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ उनको अडॉप्ट करेगा जो उसमें से अच्छा पहलवान रहेगा जी। और उनके लिए भी एक के माध्यम, क्योंकि वो भी तो बाद में प्रो रेसलिंग लीग का हिस्सा हो सकते हैं, उनके लिए भी बाद में अलग- बनेंगे प्रो रेसलिंग। और जो प्रो रेसलिंग लीग से कमाई होने वाली है, क्या वो ग्रास रूट पे भी उसका डिप्लॉयमेंट होने वाला है कि ग्रास रूट पे कुश्ती को और बढ़ावा दिया जाए? तो ऐसा भी कुछ प्लान है? हर अभी हम लोगों ने किया है। अभी हर जिले को, जहां गद्दा नहीं था, जहां इक्विपमेंट नहीं था, और हर जिले का, हर स्टेट को जी हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है अभी। जी, तो इनसे जो भी आमदनी होगी उससे हमारे जो एफिलिएटेड 25 स्टेट हैं, अच्छा, सभी को इसका लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है कि खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। ये जो प्रो रेसलिंग लीग हो रहा है वो नोएडा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, बट क्या आगे चल करके हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट जो है पूर्वांचल में भी आएंगे, खासतौर से बनारस या चंदौली, गाजीपुर? अभी इस बार थोड़ी जल्दीबाजी में हुआ जी, इसलिए एक ही जगह हो रहा है। अगला जो इनका सेकेंड फेज होगा हमारा, ये वन समझ लीजिए, लीग 1 है। लीग 2 जो हमारी होगी वो पूरे देश में होगी। अच्छा, महानगरों पर, सभी महानगरों में होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इतना बढ़िया स्टेडियम बनवाया है, संपूर्णानंद स्टेडियम जी, और वो भी पूरा मानक के अनुरूप है। अच्छा, जो हमारा मानक होता है, तो मैं एक प्रयास करूंगा कि 1-2 इवेंट यहाँ भी बनारस में भी हो, जिससे पूर्वांचल के भी लोगों को, पहलवानों को उसका लाभ मिले। नहीं, सही रहेगा। और ये खासतौर से पूर्वांचल और बनारस के लिए एक अच्छी खबर होगी कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलवानों को अपने आसपास के स्टेडियम में लड़ते हुए देख सकते हैं। सीजन 2 में बनारस में 1-2 इवेंट होगा। नहीं, उसके लिए हम सबकी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि उससे दो चीजें होती है, दर्शक देखते हैं, उत्सुकता बढ़ती है, और खिलाड़ियों के लिए भी एक पास से जब देखते हैं तो अलग लेवल का इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आता है। आपने कहा सिलेक्शन जो है वो नेशनल्स के आधार पर होगी, चाहे पहलवान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो इसके लिए क्या भारतीय कुश्ती संघ भी कहीं पे है ऐसा जो कि ध्यान रखेगा, इन्वॉल्वमेंट है पदाधिकारियों का? भारतीय कुश्ती संघ की सिलेक्शन पॉलिसी बनी है और वो सिलेक्शन पॉलिसी मेरे वेबसाइट पे पड़ी हुई है, WFI की वेबसाइट पे। आप उसको देख लीजिए। जो उसको फॉलो करेगा, जो उसमें उसके मानक के अनुसार आएगा जी, वही कुश्ती हमारे WFI की तरफ से लड़ेगा। उसी का ट्रायल होगा। सिलेक्शन पॉलिसी है, ट्रायल पॉलिसी, मतलब सब कुछ है, उसी के आधार पे आएगा। चाहे कोई भी पहलवान हो, कोई बाईपास करके नहीं आ पाएगा जी, एकदम इसकी श्योरिटी है। कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स की बात कर लेते हैं, एशियन गेम्स के बारे में भी। तो वहां पे किस तरीके से आप लोगों की तैयारी है खिलाड़ियों को लेकर के, जो उनकी तैयारी? एशियन गेम्स में कुश्ती जो है 8 से 12 मेडल का टारगेट लेकर के चल रहा है एशियन गेम्स में। अच्छा, और उसके लिए सरकार का भी हर तरह से सहयोग मिल रहा है। अभी 285 दिन का कैंप भी हमारा सैंक्शन हो गया है ACTC में जी, और 3 फॉरेन कोच भी हम लोग के आ जाएंगे, मतलब प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, जितनी जल्दी आ जाएंगे और लीग के तुरंत बाद कैंप लगा दिया जाएगा। अच्छा, कैंप लगा करके एशियन गेम्स की और सारे बच्चों की अच्छे से मॉनिटरिंग हो रही है। जो हमारे सेकेंड लाइन के बच्चे हैं, थर्ड लाइन के, उनकी इंजरी ना हो, तमाम चीज़ों पे जी, उनके लिए जैसे स्ट्रेंथ कोच जो होते हैं जी, उसके बाद न्यूट्रिशन की भी व्यवस्था की गई है। डोपिंग से भी उनको बचाने के लिए, सबसे जरूरी चीज है, डोपिंग से बचाने के लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था की गई है। साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था की गई है जो उनको मोटिवेट करते रहे, मेंटली स्ट्रांग बनाए, वो उसमें ना जाने पाए। तो बहुत ग्रास रूट पे से लेकर के, और कुश्ती एक ऐसा गेम है हिंदुस्तान का जो सबसे ज़्यादा मेडल देगा जी, तो इसलिए उस पर पूरी फोकस हम लोग का भी है, सरकार का भी है। और सारे लोगों के बीच बीच में मीटिंग भी होती रह रही है। अच्छा, साई के साथ, टॉप्स के साथ। मंत्री जी, हमारे खेल मंत्री जी खुद इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जी, महीने में एक मीटिंग वो खुद करते हैं बुला करके सभी को। अच्छा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 8 से 12 हम लोग ने जो टारगेट दिया है उसको अचीव करेंगे।
जो ये 265 दिनों का कैंप्स का बात किया आपने, तो क्या ये छोटे शहरों में भी लगने वाले हैं? नहीं, ये कैंप तो जहाँ दिल्ली में लगेंगे, अच्छा, लखनऊ में लगेंगे, जहाँ हमारे सेंटर बने हुए हैं ओके। वहीं लगेंगे ये। और उसमें सेलेक्टेड पहलवान हैं जो नेशनल्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैं, ओके, जिनकी परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल, उसका एक मानक बना हुआ, उसी हिसाब से लगेंगे। उस कैंप में सभी लोग नहीं रह जाते हैं, सेलेक्टेड सही पहलवान। है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि नहीं, जो इंजरी को कैसे ध्यान में रखेंगे, मानसिक मजबूती के लिए, तो वो सारी चीजें ध्यान रखी जा रही है। मजबूत टीम बना दी गई है, वो उनका पूरा ध्यान रखेंगे। सो आपका कुश्ती से किस तरीके का नाता है? आप पूर्वांचल से आते हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, तो आपका जो इनिशियल रेज है, हालांकि पिछले पॉडकास्ट में हमने कवर किया था, आपने बताया था कि नहीं अखाड़े के शौकीन रहे हैं, आना जाना था, लेकिन अगर एक बार फिर से दर्शकों के लिए बताएं आप तो। देखिए, कुश्ती का जो मेरे पर बाबा थे, पिताजी के बाबा थे, स्वर्गीय कन्हैया सिंह जी, वो एक बहुत अच्छे पहलवान थे। वो आज़ाद भारत के पहले के ही थे। अच्छा, अगर उस समय भी बाहर जाने का ये सब रहा होता तो वो भी एक नेशनल और इंटरनेशनल पहलवान हुए होते। अरे वाह। उनकी हाइट 7+ थी, 7+ उनकी हाइट थी। तो उनका उसके बाद पिताजी थे, ये लोग शिवरात्रि पे इस तरह से गांव में जो दंगल का ये सब का आयोजन कराते रहते थे, हम लोग भी बचपन से देखते रहते थे। शिक्षा दीक्षा हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्लास 1 से हुई, केंद्रीय विद्यालय में। जी, तो मैं कुश्ती खुद तो नहीं लड़ पाया, मतलब इस तरह से अखाड़े में आना जाना ये सब था, तो एक लगाव था। जी, एक लगाव हम लोगों का कुश्ती से था। बाद में भी उस परंपरा को हम लोगों ने कायम रखा। अभी भी गांव पे शिवरात्रि के दिन अभी भी दंगल कराया जाता है। जी, तो ये सब था। उसी लगाव की वजह से जब माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने, जी, तो मैं उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनूंगा। जी, तो होता है कि बचपन से अगर किसी चीज में आपका लगाव हो तो प्रकृति फिर आपको उस तरफ भेज देती है, वो डायरेक्शन मिलता वो है। डायरेक्शन मिल जाता है। और उन्हीं पूर्वजों का आशीर्वाद था और सांसद जी का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना मैं। एक बहुत बड़ा पद है अगर देखा जाए तो, एक और खासतौर से जो कंट्रोवर्सी हुई, मतलब ये सारे एक तरीके से देखा जाए तो इतना आसान नहीं रहता है। उसमें सबसे बड़ी आपके लिए सीख है जो अपने आप को इतना शांत रखना और जो चीजें हैं उस पर ध्यान देना, ना कि कंट्रोवर्सी पे ध्यान देना, ये कैसे पॉसिबल होता है आपके लिए? पॉसिबल सबसे बड़ी बात तो इसमें होता है कि कोई उल जलूल बयान नहीं देना। जी, क्योंकि कोई आपको उकसा रहा है, उधर से कोई उकसाएगा, जी, तो कौन उकसाया इस पे पब्लिक कभी ध्यान नहीं देगी कि उधर से उनका बयान क्या था। हमने अगर कोई गलत बयान दे दिया तो वो महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ये बोला, पद पे रहते हुए बोला। उकसाने वाले का आप इतिहास देख लीजिए, कभी उकसाने वाले का नाम इतिहास में नहीं आता है। लेकिन जिसने गलत बयानबाजी किया है उसका अगर वो पद पे है तो उसका आएगा। तो इन्हीं सब चीज को सोच करके, देख करके और काफी अनुभव लेकर के इन सब चीजों को सॉर्ट आउट किया गया। जी, अब आते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग सेक्शन में। लोग, मतलब जहां तक हम लोग जानते हैं कि लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं और फिर उसके बाद खेल प्रबंधन में जाते हैं, चाहे क्रिकेट में देखे, कबड्डी में देखे, इस तरीके से चीजें चलती है। लेकिन आप खेल में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं एक अच्छे प्रशासक के तौर पे, अब राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से मतलब आपको आया, क्या सोच है इसके पीछे, अगर बताएं? खेल संघ में इसे खेल खिलाड़ियों की सेवा में पिछले 12-14 साल से कर रहा हूं जी, और निस्वार्थ कर रहे हैं। इन्हीं दौरान आपस के लोगों से, सबसे तमाम लोगों से ये हुआ, इंटरेक्शन हुआ, कई प्रदेशों में अपना आना जाना है जी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मान लीजिए उनके तरफ से वो प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित सब तो गलत है, कहीं से भी उनके काम नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे हैं जी, तो उन्हीं लोगों के ने कहा कि भाई अब आप इस राजनीति में भी आइए, जिससे अब खेल खिलाड़ी का तो भला करिए, हम लोग का भला कौन करेगा। जी, उन्हीं लोगों के आग्रह पे एक कदम उठाया गया है। और उसमें भी जो आपने कदम उठाया वो बहुत सोचा समझा उठाया, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ खेल है और आपने जो चुनाव भी चुना है वो युवाओं का चुनाव चुना है, MLC स्नातक वाला। तो ये किस तरीके से फिर इसके बाद जब चुनाव में तो आना है, फिर ये चुनाव में आना है, इसके पीछे की क्या सोच थी, कैसे डिस्कशन? पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है जी, और दुर्भाग्य रहा है कि इससे पहले जो भी स्नातक के प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के बारे में कुछ भी नहीं किया। वो चाहे भाजपा से हुए हो, चाहे किसी भी पार्टी से हुए, सपा से हो, किसी, सबके लिए हम बोल रहे हैं। तो उन्होंने कभी किसी स्नातक, न तो गोष्ठी किया स्नातक के लोगों से, न तो युवाओं के लिए कुछ किया,
ना तो खेल के लिए मतलब युवाओं को जोड़ करके एक प्रैक्टिस का ही कुछ कर दिए होते, स्टेडियम का निर्माण कराए होते, मतलब किसी भी तरह का जी युवाओं के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो वही युवा लोगों ने ही हमसे आग्रह किया तो मैं इसमें आया। और बाकी नहीं, बहुत सही है, क्योंकि मेरा जो एक मुद्दा है मैं द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के माध्यम से उठाता रहता हूँ कि पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो युवाओं को थोड़ा सा हाशिए पे रखा गया है। यहाँ पे धर्म की बात होती है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, यहाँ पे राजनीति होती है, सारी चीजें होती है, लेकिन युवाओं को अगर आज भी रोजगार के लिए अच्छे रोजगार के ऑप्शन देखना है या उच्च शिक्षा देखना है तो या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे राज्यों में जाना पड़ता है। तो वो चीज तो है जो आपने बोला कि युवाओं को उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। तो इस पे आपका क्या विचार रहेगा, क्या फोकस रहेगा? हम युवाओं को फोकस करेंगे। युवाओं के एक गोष्ठी किया जाएगा, जिले जिले 8 जिले इसमें 8 जिले के युवाओं को जुटाया जाएगा। अभी भी जुट रहे हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। उनको जुटाया जाएगा, उनसे उनको क्या उनके अंदर कमी है, कैसे उसका उनको रोजगार दिया जाए, कैसे उनको व्यवसाय दिया जाए, इन सब चीज़ों पे उनसे विचार लेकर के उसको सरकार के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। यही सब अपने रोड मैप है जी। जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि राजनीति के बाद लोग खेल में आते हैं, आप उलट जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है, लोग बार बार बोलते हैं कि खेल अलग होना चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप वो ऐसा कर रहे हैं, आप खेल से आकर के राजनीति में आ रहे हैं। फिर भी अगर मेरा पुराना बयान उठा करके देख लीजिए तो मेरा ये पुराना बयान है कि खेल अलग है, राजनीति अलग है जी। खेल राजनीति वाला भी खेल में जा सकता है, खेल वाला भी राजनीति में। लेकिन एक मेरा बयान है कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खेल को खेल की तरह छोड़ा जाए, सही खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मैं उस पर कायम हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई नेता इस पद पे आ जाए, अध्यक्ष पद पे आ जाए, या किसी तमाम नेता लोग हैं खेल संघ में जी जी, और कोई खिलाड़ी भी, तमाम खिलाड़ी भी हैं जो कि आते हैं अभी ऑलरेडी आपके जी, राजस्थान के हैं, मंत्री भी हैं, खेल मंत्री भी हैं राजस्थान वाले। तो तमाम लोग आ रहे हैं, खेल खिलाड़ी खेल में भी आ सकता है, नेता भी खेल के फेडरेशन में जा सकता है। लेकिन खेल को खेल के दृष्टि, जो भी रहे उसको खेल को खेल की दृष्टि से देखे, न कि खेल में राजनीति करे। नहीं, वो सही बात है जो आपने बोला कि खिलाड़ियों का राजनीति में आना या राजनीतिज्ञ का खिलाड़ी के बीच में जाना या वहां पे प्रशासक के तौर पे जाना गलत नहीं है, लेकिन आप उस प्रोफेशन को अलग रखें। आप जब खेल में हैं तो उस टाइम पे अपने आप को एक खिलाड़ी या खेल प्रशिक्षक के तौर पे देखें, जब नेता हैं तो आप अपने राजनीति को अलग रखें। जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो युवा हैं, मैंने पहले भी बोला कि पलायन एक मुद्दा है, लोग माने ना माने कि नहीं, लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों से मैं मिल रहा हूं तो बोले नहीं रोड बन रहा है और बहुत सारी चीजें लग रही हैं तो यहाँ पे लोग तो लग ही रहे, बट उसमें लेबर लग रहे हैं या तो इंजीनियर लग रहे हैं, बट और बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर के राज्यों में जा रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है और आगे किस तरीके से कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये पलायन रुके? देखिए, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना जी का धरातल पे अमल कराना मेरे पहली प्राथमिकता रहेगी। उनको छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराना, और सरकार ने जो स्टार्टअप योजना उनको रोजगार देने के लिए शुरू किया है उसका इम्प्लीमेंट कराना इस पूर्वांचल में जी, उनको समझाना, और उनको खेती बाड़ी से भी जोड़ना। जो खेती बाड़ी से भाग रहे हैं, खेती बाड़ी से भी जोड़ना। और मोदी जी की जो योजना है मिलेट्स, आज पहले इन सब अपने जो भी उत्पाद होते थे उनके अच्छे कीमत नहीं मिल पाते थे जी, कृषि से भी उनको जोड़ना, और इतना उनको धनार्जन हो जाए जिससे उनका और उनके परिवार का एक अच्छे तरह से जी, जीवन यापन हो सके। तो हम लोग का मेन फोकस यही रहेगा, और इन 8 जिलों में मैं इसको करके दिखाऊंगा। नहीं, बहुत ही मतलब एक तरीके से सही चीज आपने जो बोला कि स्टार्टअप डिमांड है। अगर देखा जाए कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो, वहां पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को इतना आसान बनाया गया है, और एक दूसरे को देख करके फिर होता क्या कि अगर मेरा बगल वाला कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो एक रास्ता भी पता चलता है, इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो वो चीजें अगर बनारस या पूर्वांचल में होती है, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखा जाए तो नोएडा, गाजियाबाद स्टार्टअप का हब है, तो वो चीजें इधर पे ध्यान देने की जरूरत है। और आप जैसे लोग आएंगे, अगर आवाज उठाएंगे तो करना आसान है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इकोसिस्टम को लाना और थोड़ा सा राजनीतिक मनसा जरूरी है। तो उसमें हम सब युवा वही उम्मीद करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो किशोर बच्चे हैं, जो 15-16 साल के हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, क्योंकि आप कुश्ती से आते हैं तो मैं उससे जुड़ा पूछूंगा कि उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अगर वो कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
उनके लिए यही मैसेज है कि वो अपनी तैयारी करें और अपने तमाम इस तरह के एकेडमी यहाँ बनारस में भी खुले हुए हैं, कुश्ती के एकेडमी हैं, उसमें जाएं, प्रैक्टिस करें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं जी। और अगर उनके अंदर प्रतिभा रहेगी तो हमारा जिला संघ से लेकर के उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ उनको अडाप्ट कर लेगा और आगे उनको अच्छे पहलवान बनाएगा। जो छोटे जिले हैं, बनारस तो फिर भी थोड़ा सा लाइमलाइट में रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। जो आसपास के जिले हैं, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे चंदौली हो, जौनपुर हो, भदोही हो, यहाँ पे भी क्या उसी तरीके से खेल पे फोकस है कुश्ती संघ का? मैं क्योंकि आप कुश्ती से आते हैं। यहाँ 3 साई का 3 सेंटर चल रहा है। साई का 3 सेंटर चल रहा है बनारस में और लड़कियों का एक अलग चल रहा है निवेदिता में। ओके। तो कुश्ती पे फोकस है। बनारस से कुश्ती के बच्चे निकले भी हैं, लड़कियां निकली हैं, लड़के निकले हैं जी। और इंटरनेशनल भी हुए हैं। सनी गिरी यही बनारस का पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान हुआ। तो 7 लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल हुई जी। और आज अच्छे अच्छे पदों पे रेलवे में है, कोई कहीं है, कोई सेना में है, कोई पुलिस में है। तो बनारस से तो अच्छे पहलवान निकले हैं। आपका फेवरेट इंडियन रेसलर कौन है अगर पूछा जाए? अभी तक अगर देखा जाए तो सुशील पहलवान और योगेश्वर दत्त जी। इन दोनों ने ही कुश्ती को, जो बार बार मैं कहता हूं कि 52 के बाद सुशील पहलवान का मेडल आया। सुशील पहलवान के मेडल आने के बाद हिंदुस्तान की कुश्ती उठी जी। और हिंदुस्तान के कुश्ती पहलवानों का सौभाग्य था कि उसके बाद माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, जो दिन रात कैसे कुश्ती को बढ़ाया जाएगा इस पे विचार किए और उसका परिणाम दिखा। जी। ये सब बाद के जो भी पहलवान आप देख रहे हैं जो उनके खिलाफ आंदोलन में 3-4 बैठे, तो उन्हीं की उपज है, उन्हीं के सोच की उपज है और उनको कैसे लड़ाया जाए, उनको क्या व्यवस्था दी जाए, जो रोड मैप उन्होंने बनाया था। तो हम सुशील को ही मानते हैं और योगेश्वर दत्त को कि इन लोगों ने कम से कम हमारे हिंदुस्तान के पहलवानों को इंस्पायर्ड किया। सुशील का दुर्भाग्य था, कुछ फंस गए, वो जेल में चले गए, जबकि इतने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को शायद दुर्भाग्य उसका कुछ प्रारब्ध रहा होगा जी। जी। जिसको हम आप नहीं समझ पाएंगे, हम आप नहीं जान पाएंगे, हमारे लोगों के ऊपर की चीज सही होगी। बात है, सही बात। नहीं तो सुशील वास्तव में इंसान भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और खिलाड़ी तो मतलब उतने लंबे समय तक कोई करियर नहीं चलाया है कुश्ती में। भारतीय कुश्ती के लिए एक तरीके से जो है संजीवनी बूटी का काम किया है उन्होंने, कि जिंदा कर दिया जो इतने दिनों से मरी हुई कुश्ती थी। जो आपने बोला कि अकाल पड़ा हुआ था, वो 2008 का जो मेडल आया और उसके बाद अगले में भी आया, ऐसा नहीं कि वो बस एक आके रह गया, अगले में भी अगले में उनका योगेश्वर जी का साथ में मेडल आया था। दोनों लोग मेडल पाने के बाद यहीं आए थे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जी। और यहीं से उतरते हुए यही सीढ़ी पे दोनों लोगों की फोटो, जब सुशील जी का फंसे केस में, अच्छा। यही मीडिया बार बार दिखा रहा था, यही काशी का कि अच्छा, यही मतलब बहुत अच्छे इंसान है वो। फंस गए किस प्रारब्ध में फंस गए, कैसे फंस गए, दोनों लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, योगेश्वर दत्त भी। और योगेश्वर जी को LA ओलंपिक का, लॉस एंजलिस के ओलंपिक का कुश्ती में कैसे ओलंपिक का मेडल मिले, उसके लिए हम लोगों ने उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, और उन्हीं के नेतृत्व में उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि पहलवानों को क्या दिया जाए, ये उनको बनाया गया। इसीलिए अगर ये पूछा जाए आपसे, क्योंकि काफी मिला जुला रहा है भारतीय कुश्ती संघ का जो आपका अध्यक्ष पद है, तो उसमें सबसे मुश्किल फैसला जो रहा है वो क्या रहा है? ये सबसे मुश्किल फैसला जो था इस आंदोलन के बाद, गार्जियन के लोगों में एक विश्वास पैदा करना कि भारतीय कुश्ती संघ एकदम नीट एंड क्लीन है। क्योंकि इस तरह का जब आरोप लगा तो सबसे बड़ा झटका गार्जियन लोगों को लगा जी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो प्रैक्टिस के लिए भेजते थे, कुश्ती में भेजते थे। तो सबसे बड़ा तो यही था कि मैं उनका विश्वास कैसे अर्जित करूं। बहुत सही। और विश्वास उन लोगों का उनका अर्जित किया गया और तुरंत 23 में ये सब हुआ है। 24 में महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेकर के हिंदुस्तान में आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा यही था कि भारतीय कुश्ती संघ पुनः अपने विश्वास को कैसे अर्जित करे। और 3 माह में भारतीय कुश्ती संघ ने अपना विश्वास देश के जनता पे, देश के जितने पहलवानों के गार्जियन थे, कोच पे, रेफरी पे, सब पे अपना विश्वास पुनः स्थापित कर लिया। तो यही हम लोगों के लिए उस समय सबसे बड़ी वो था कि कैसे इस विश्वास को अर्जित किया। तो विश्वास अर्जित कर लिया और आज बाबा के आशीर्वाद से कुश्ती पुनः अपने चरम पे आ चुकी है। जी।
एक लास्ट क्वेश्चन WPL से रिलेटेड कि एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शक हैं, जो खिलाड़ी के रूप में देख रहे हैं, या जो दर्शक है कुश्ती प्रेमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कुश्ती देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एक्सपेक्टेशन रखे WPL 2026? देखिए, क्रिकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय गेम कुश्ती है जी। और मैं पूरे देश के नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि 15 जनवरी से प्रो रेसलिंग लीग शुरू हो रही है। इसको नेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सब जगह से जो जहां हैं वहीं से देखें और उसमें कमेंट में अपनी राय भी दें। उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कहाँ इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। बाकी नोएडा आसपास के जो लोग हैं वो आके उसको प्रत्यक्ष रूप से देखें। सबसे मैं यही आह्वान करूँगा कि आप इनको देखिए और जो इसमें कमी लगे, जो इसमें कुछ महसूस हो, वो अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, उसको हम और अच्छा सुधार करेंगे। और प्रो रेसलिंग लीग से हमारे पहलवानों को बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा और इसी में से मैं उम्मीद करता हूं कि अगले ओलंपिक के लिए भी पहलवान हम लोग डिसाइड कर देंगे कि कौन पहलवान अगले ओलंपिक में मेडल ले आएगा। नहीं, बहुत अच्छे से आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो मेरी और मेरे दर्शकों की सबकी शुभकामनाएं होंगी भारतीय कुश्ती संघ को, प्रो रेसलिंग लीग को और पार्टिसिपेट कर रहे पहलवानों को। जैसा आपने बोला कि ये लोग, यही पहलवान आगे चल के भारत के लिए मेडल लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।